हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। एंड वी आर बैक विद द करंट अफेयर सीरीज इंडिया दिस वीक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज क्लास। सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो हमें अच्छे से पढ़ने हैं और समझने हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स। ओके, रेस्ट इन रेड। ओके, ये एक कल्चर से रिलेटेड आर्टिकल था। आर्टिकल बेसिकली एक इमेज है जिसमें जो कि आज के न्यूज़पेपर में है और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कल्चर के पर्सपेक्टिव से। इसमें से आपके लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। प्रीलिम्स क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। ओके, यहाँ से रिलेटेड। फिर इंडिया एब्सेंट एज ट्रम्प रोल्स आउट, यहाँ पर बोर्ड ऑफ पीस की बात हो रही है। ठीक है, बोर्ड ऑफ पीस जो था वो फॉर्मल तौर से गठित हो चुका है, लेकिन इंडिया यहाँ से उसमें प्रेजेंट नहीं रहा। इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया है इनविटेशन टू जॉइन दिस बोर्ड ऑफ पीस। इस न्यूज़ को देखेंगे। देन इंडिया ब्रिक्स इंडिया समिट 2026 में इंडिया होस्ट करने जा रहा है ब्रिक्स समिट को, तो उससे रिलेटेड एक एडिटोरियल है दैट वी आर गोइंग टू लुक। क्वेश्चनेयर फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई है सेंसस से रिलेटेड। क्वेश्चनेयर, पहले फेज का जो क्वेश्चनेयर है, प्रश्नावली है जिसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने हैं, वो क्वेश्चंस हमारे सामने आ चुके हैं। ओके, एट ग्लोबल मीट ईसीआई नेट मॉडल। ओके, ये एक ईसीआई नेट मॉडल से रिलेटेड, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक न्यूज है जो कि हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम। ठीक है, सबसे पहला आर्टिकल देखते हैं। इंडिया एब्सेंट। ओके, इंडिया एब्सेंट रहा, इंडिया ने अपनी प्रेजेंस शो नहीं करी। सबसे इंपॉर्टेंट यही फ्रेज है, इंडिया एब्सेंट एज ट्रम्प रोल्स आउट हिज बोर्ड ऑफ पीस। जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना बोर्ड ऑफ पीस ऑफिशियली लॉन्च किया, लेकिन वहां पर इंडिया एब्सेंट रहा, इंडिया ने इस चीज को ज्वाइन नहीं किया है। किन्होंने ज्वाइन किया है? अदर 19 कंट्रीज। ठीक है, 19 कंट्रीज, 19 देशों ने यहां इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन किया है इन अटेंडेंस। ठीक है, समझते हैं क्या है ये बोर्ड ऑफ पीस के बारे में। सितंबर 2025 की बात है। यहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया था, मेड एन अनाउंसमेंट। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2025 सितंबर में अनाउंस किया था कि वो एक बोर्ड ऑफ पीस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। बोर्ड ऑफ पीस। ठीक है, बेसिकली शांति का एक बोर्ड, जिसे आपको पता है जब वर्ल्ड वॉर हुए थे, वर्ल्ड वॉर टू के बाद, जब वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था, यूएन बनाया गया था। किस ऑब्जेक्टिव से? ताकि आगे भविष्य में वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशंस ना हो, इनको रोकने के लिए दुनिया में पीस, अमन, शांति फैली रहे, बनी रहे। ठीक है, इस चीज के लिए यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। लेकिन हम क्या देखते हैं, देश आपस में लड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अजरबैजान, आर्मेनिया आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में लड़ाई चल रही है। इसी तरह से रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है। इजराइल और गाजा पट्टी के बीच एक विवाद चल रहा है। इसी को चलते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या किया था? प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला कि, जैसा अगर आपने कल के आर्टिकल्स देखे होंगे तो उसमें एक एडिटोरियल था, स्मॉल टेबल्स बिग डिविडेंड्स। उसी चीज पर फोकस करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा है कि यूनाइटेड नेशंस जो है अब वो ऑब्सलीट हो गया है, हमें जरूरत है एक नए बोर्ड बनाने की। ठीक है, जो कि अमन और शांति की बात करे। तो यहां पर बोर्ड ऑफ पीस बनाने की बात करें, ये अम्ब्रेला टर्म है बोर्ड ऑफ पीस। बेसिकली बोर्ड ऑफ पीस होगा, ठीक है, शांति बहाली के लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा, एक संगठन बनाया जाएगा जिसमें हम बात करेंगे गाजा से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा कयास लगाए जा रहे हैं कि बोर्ड फॉर पीस फॉर यूक्रेन भी बनाया जा सकता है इन फ्यूचर। आने वाले समय में इसका गठन भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल बोर्ड फॉर पीस फॉर गाजा ही अभी एस्टेब्लिश हुआ है यहां पर। ठीक है, तो आप यहां पर इस चीज को देख सकते हैं। यूएस प्रेसिडेंट
डोनाल्ड ट्रंप थर्सडे इनॉग्रेट कर दिया उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस, ठीक है, ताकि वो सीज फायर करवा सके इजराइल वॉर विद हमास। हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जो टेंशन चल रही है, उसे रुकवाने के लिए यहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना बोर्ड ऑफ पीस जो है वो लॉन्च कर दिया है, ठीक है। यहां पर अब समझ लेते हैं ऑफिशियली ये लॉन्च कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, ठीक है। तो मीटिंग चल रही थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग चल रही थी। कहां पर चल रही थी? डेवोस, ठीक है, स्विट्जरलैंड। दावोस स्विट्जरलैंड में चल रही थी ये। डावोस स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग चल रही थी। यहां पर ही इस बोर्ड ऑफ पीस को जो है इनॉग्रेट कर दिया गया है और यहां पर 19 कंट्रीज, 19 कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया है। 19 कंट्रीज हैव ज्वाइंड दिस बोर्ड, 19 कंट्रीज ने इन्हें ज्वाइन किया है। अब ये 19 की 19 कंट्री हमें याद नहीं रखनी है, लेकिन याद रखिएगा यहां पर पाकिस्तान है, तुर्की है, ठीक है, टर्की, पाकिस्तान, ये तुर्की है, पाकिस्तान, इस तरह की कुछ कंट्रीज जो हैं यहाँ पर इसमें आ गई हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, ठीक है, सऊदी अरेबिया एंड यूएई इसके पार्ट हैं। ये 4 मेन कंट्रीज आपको नाम याद रखने हैं। 19 कंट्री प्लस यहाँ पर यूएसए भी है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो टोटल 20 हो गए, ठीक है। 19 कंट्रीज प्लस यूएसए, यहाँ पर इन लोगों ने मिलकर बोर्ड ऑफ पीस एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया और यूएई भी शामिल हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है, उनके तरफ से एक बयान आया है कि जो इनविटेशन है इस बोर्ड को ज्वाइन करने का, वो 59 कंट्रीज को भेजा गया था, लगभग 60 कंट्रीज को, ठीक है, यहाँ पर इनविटेशन भेजा गया था, जिसमें से सिर्फ 19 कंट्रीज और यूएसए अभी उसके प्रेजेंट मेंबर हैं। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस स्विट्जरलैंड में ये जो है मीटिंग के दौरान इस चीज़ को अंजाम दिया गया, एक तरह से पहल करी गई बोर्ड ऑफ पीस बनाने की, ठीक है। आप यहाँ पे इस पिक्चर को भी देख सकते हैं किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस को। दिस इज ऑल रिलेटेड टू दिस। यहाँ से आप ये बात याद रखेंगे कि इंडिया ने इस बोर्ड को ज्वाइन नहीं किया है, इंडिया की तरफ से इस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। अब इंडिया का आगे क्या स्टेप रहेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल के लिए इंडिया की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट आर्टिकल, अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। क्या है? ब्रिक्स इंडिया समिट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है समझने के लिए। ब्रिक्स इंडिया समिट नीड्स अ ग्रीन एंड रेजिलियंट एजेंडा, ठीक है। ये दो शब्द जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ बेसिकली बात कही जा रही है कि इंडिया में जो ब्रिक्स समिट होने वाली है उसमें इंडिया को पैरवी करनी चाहिए ग्रीन और रेजिलियंट एजेंडा की। बेसिकली बात क्या हो रही है वो आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं, फिर इसके नुआंसेस में जाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यूएसए है, ठीक है। यूएसए क्या कर रहा है? यूएसए फिलहाल की पोजीशन में बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज से बाहर निकल रहा है, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर निकल गया, पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकल गया, यूएनएफसीसीसी से बाहर निकल गया। तो क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी या जितनी भी ट्रीटीज थी इंटरनेशनल, उनसे यूएसए बाहर निकल गया है और यूएसए का कहना है कि ये इररेलेवेंट है, दिस इज, इनमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और रशिया, चाइना जैसे देश अभी टैरिफ्स और वॉर जैसी सिचुएशंस में बिजी हैं। वहीं पर ईयू जो है उसके हाई स्टैंडर्ड्स हैं और ईयू जो है बेसिकली इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर करके दे हैव टायर्ड ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, थक चुके हैं वो लोग इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर कोई भी बड़ा नेशन, बड़ी कंट्री अभी फिलहाल में क्लाइमेट चेंज पर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहती, कोई भी बात नहीं करना चाहती। ईयू सिर्फ अपने डोमेस्टिक एरिया तक सीमित रहना चाहता है। तो यहां पर इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी है, जिसे इंडिया ब्रिक्स
समिट होस्ट करने जा रहा है, जैसे हमने G20 होस्ट किया था, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, क्योंकि अभी फिलहाल हाल ही में 2023 में हमने G20 समिट होस्ट करी थी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। अब यहाँ पर बात है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, अब हम जिस चीज पर ध्यान नहीं है बाकी देशों का, उन चीजों पर हम अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और ग्लोबल साउथ की वॉइस बन सकते हैं। जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, उनकी हम आवाज बन सकते हैं और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए इस ब्रिक्स के समिट में इस एजेंडा को यहाँ पर लॉन्च किया जा सकता है। ये एडिटोरियल में इस चीज की बात करी गई है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। एडिटोरियल का एनालिसिस करते हैं कि एडिटोरियल में यहाँ क्या लिखा है, ठीक है? ब्रिक्स ब्रिक्स आप जानते हैं, सबसे पहले तो ब्रिक्स को ब्रेक करके हम ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं उन्हें देख सकते हैं। ब्राजील है यहाँ पर, इसके बाद रशिया, देन वी हैव इंडिया, चाइना एंड वी हैव साउथ अफ्रीका। प्लस इसके साथ बाद में कुछ कंट्रीज भी ऐड हुए, ये अभी तक मेंबर्स थे, ठीक है? अब इसके साथ यहाँ पर इजिप्ट, इथियोपिया, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये देश यहाँ पर क्या हो गए हैं, इसमें शामिल हो चुके हैं, ठीक है? ये सारे देश हैं यहाँ पर जो है ब्रिक्स का पार्ट बन चुके हैं। अब ये जो देश हैं ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमें ये समझना है। आप देख रहे हैं इतने सारे, टोटल 11 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 मेंबर्स आर देयर इन ब्रिक्स। 11 कंट्रीज पार्ट हैं। कौन कौन सी कंट्री पार्ट्स हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसके बाद ऐड हुए इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। अब यहाँ पर एडिटोरियल में लिखा है कि ये जो सारी कंट्रीज हैं ये मिलकर वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन को बनाते हैं। वर्ल्ड्स 50% पॉपुलेशन, 50% जनसंख्या जो है इन्हीं देशों में रहती है, ठीक है? इसके साथ ही टोटल वर्ल्ड की जीडीपी में 40% ये कंट्रीब्यूट करते हैं। 40% वर्ल्ड जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। वर्ल्ड की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन रहता है? यहाँ पर 40% वर्ल्ड की जीडीपी में रहता है, प्लस 26% ग्लोबल ट्रेड करते हैं। पूरे दुनिया का जो ग्लोबल का व्यापार हो रहा है वो इन्हीं कंट्रीज के थ्रू हो रहा है, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। 11 कंट्रीज हैं ब्रिक्स में, और वो कंट्रीज इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती हैं? क्योंकि यहाँ पर दुनिया की जो 50% जनता है, 50% से ज्यादा ही होगी, ठीक है? वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन जो है ब्रिक्स कंट्रीज में रहती है। 40% दुनिया का जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है, प्लस 26% ग्लोबल ट्रेड जो भी हमारा व्यापार है उसको यहाँ पर कंट्रीब्यूट करती है। तो इस लहेजे से ये सारे कंट्रीज और ये ब्रिक्स जो है एज एन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो हमारी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। 50% जनता है हमारे, 50% पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, 40% वर्ल्ड की जीडीपी है हम लोग, 26% हम यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? प्लीज ये चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? यहां पर, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसके बाद सिचुएशन क्या हो रही है, यूएस है, दूसरी तरफ यूएसए है, ठीक है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये ब्रिक्स को देखता है एंटी अमेरिका। यूएसए का कहना है कि जो ब्रिक्स है ये ब्रिक्स एंटी अमेरिका है। बेसिकली यहां पर वो सारे देश हैं जो अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं, ठीक है? इसलिए यूएसए ने क्या किया, यूएसए यहां पर 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट कर गया, बाहर निकल गया, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस, पेरिस एग्रीमेंट,
इन सारी चीजों से जो है यूएसए बाहर निकल गया, UNFCCC, ठीक है, इन सबको यूएसए ने छोड़ दिया, जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। इसके साथ ही COP30 जो हुई थी बेलम ब्राजील में, इसमें भी यूएसए ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। COP30 से भी यूएसए ने बहुत दूरी बनाकर रखी यहां पर, ठीक है। आपको चीज समझ में आ रही है, ब्रिक्स कंट्रीज उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरी तरफ यूएसए जो वर्ल्ड का सुपर पावर है आज के टाइम पर, वो ब्रिक्स को एंटी अमेरिका देख रहा है, और इसके चलते क्या किया, यूएसए ने 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल गया, जिसमें ज्यादातर जो क्लाइमेट से रिलेटेड ट्रीटीज थी, ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनसे सबसे यूएसए बाहर निकल गया। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ग्लोबल फंडिंग नहीं हो पाएगी। यहाँ पर यूएसए से बहुत सारी फंडिंग हो रही थी क्लाइमेट के लिए, ठीक है। क्लाइमेट फंडिंग का बहुत बड़ा फंड देने वाली जो पार्टी थी वो थी यूएसए, लेकिन अब क्या हुआ, यूएसए इनसे बाहर निकल गया। और ये चीज UNFCCC की जब COP30 मीटिंग हुई, COP30 हुआ बेलम ब्राजील में, वहां पर भी यूएसए ने कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया, ठीक है। अब ये क्या है, अब यहां से एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्यों मिल रही है अपॉर्चुनिटी, फिलहाल रशिया चाइना बिजी है टैरिफ्स में, बिजी है वॉर्स में। ईयू जो है अपने ही डोमेस्टिक ट्रीटीज में, टैरिफ्स में, इन सब में अभी ईयू बिजी है। आपने सुना होगा ट्रेड बजूका, इन सारी चीजों में। तो यहां पर क्या हो रहा है, इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है, इन शॉर्ट और ओवरऑल ब्रिक्स कंट्रीज के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो क्लाइमेट चेंज को एज अ टॉपिक अडॉप्ट कर ले, क्लाइमेट चेंज की अगुवाई करें, ठीक है, फॉर द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ क्या होता है, ग्लोबल साउथ वो सारी कंट्रीज हैं, उन सारी कंट्रीज को ग्लोबल साउथ कहा जाता है जो डेवलपिंग नेशन है, ठीक है, गरीब कंट्रीज। एक होता है ग्लोबल नॉर्थ जो डेवलप्ड कंट्रीज है इस दुनिया की, जो समृद्ध देश हैं, जो विकसित हो चुके हैं, और विकासशील जो देश हैं उनको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। इसमें पुअर कंट्रीज भी आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया के पास क्या है, इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि आने वाली जो ब्रिक्स समिट है वहां पर क्लाइमेट चेंज की अगुवाई करे ग्लोबल साउथ के लिए, क्योंकि अभी हमने G20 की प्रेसिडेंसी करी, हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आइडियोलॉजी की बात कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा पूरा वर्कफोर्स है, अब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करना है, वो हमारे पास है। अब यहाँ पर आइडियोलॉजी की बात हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है इंडिया के पास है। क्यों, क्योंकि जितने भी ग्लोबल साउथ के जो ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, ब्रिक्स के मेंबर्स जो हैं, इन सभी के लिए क्लाइमेट जो है एक कॉमन कंसर्न है। सभी इस क्लाइमेट की दिक्कत से जूझ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की दिक्कत से सारे ब्रिक्स मेंबर्स जो हैं ये जूझ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया हिमालयस की वजह से, हिमालय में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है, मेल्टिंग हो रहे हैं, प्रेशर यहां पर बढ़ रहा है। वहीं पर ब्राजील में देखें तो अमेजोन पर बहुत प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। यहां पर प्रेशर है, क्लाइमेट प्रेशर। आप सब देख रहे होंगे किस तरह से हिमालय में लैंडस्लाइड्स बढ़ती जा रही हैं, अमेजोन बेसिन जो है हमारा किस तरह से इरोड हो रहा है। तो ये सिर्फ इंडिया की दिक्कत नहीं है, जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, उन सब के लिए परेशानी बना हुआ है क्लाइमेट चेंज। चाहे हम हिमालय देख लें इंडिया की तरफ, या अमेजोन देख लें ब्राजील की तरफ। तो ये जो परेशानी है, ये दोनों तरफ से हर कंट्री के एक कॉमन कंसर्न है। अब यहाँ पर बात करी जा रही है कि हम 4 पिलर्स पे बात कर सकते हैं, नीड कर सकते हैं। सबसे पहले अडेप्टेशन, ठीक है। अडेप्टेशन होता है बेसिकली क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके उस जिस गति से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम अपनी टेक्नोलॉजीज को भी उस अनुसार ढाल लें, ठीक है, अडेप्ट कर लें। अडेप्टेशन है यहाँ पर। अडेप्टेशन के बाद यहाँ पर बात करी जा रही है रेजिलियंस। क्लाइमेट की जो भी एडवर्स इंपैक्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी नुकसान हो रहा है, उसे झेलने के लिए हम सक्षम बन जाएं, तो हमारी सक्षमता यहाँ से बढ़ सकती है, ठीक है। इक्विटी की हम बात कर सकते हैं कि सारे देश जो हैं वो
बराबर नहीं हो सकते। कोई देश समृद्ध है तो वो ज्यादा पैसा दे सकता है, कोई देश गरीब है तो वो कम पैसा दे सकता है। तो यहाँ पर इक्विटी की भी बात करी गई है, ठीक है। एडेप्टेशन, रेजिलियंस, इक्विटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये चार पिलर्स जो हैं, इन पर यहाँ पर इन मुद्दों पर अच्छे से बात हो सकती है ये होने वाली 2026 की ब्रिक्स समिट में, ठीक है। कौन कौन से चार टॉपिक्स हैं? एडेप्टेशन, किस तरह से क्लाइमेट चेंज के अनुसार हम अपने आप को ढाल लें, ठीक है, अडेप्ट कर लें। रेजिलियंस, हम सक्षम बन जाएं, मजबूत बन जाएं कि क्लाइमेट चेंज का असर हम पे ना हो, हमारी क्रॉप्स पे ना हो, हमारे सिस्टम पर ना हो, ठीक है। इक्विटी, देश अपनी सामर्थ्य के अनुसार कंट्रीब्यूट करें, फाइनेंशियल फंडिंग करें। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये आप सभी जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। वो ऐसा डेवलपमेंट, विकास का ऐसा तरीका जिसमें हम अपना विकास भी कर रहे हैं, अपनी जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं, प्लस आने वाली जो जनरेशन है उसके विकास के लिए और उसकी जरूरतों के लिए भी सामान रिसोर्सेज को छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारी नीड, इन चार पिलर्स पर हम यहां पर बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, जैसे ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एस्पेक्ट में? अगर हम सिर्फ ब्रिक्स की बात करें, सिर्फ ब्रिक्स की बात करें तो यहां पर पेरिस एग्रीमेंट जब हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट के बाद से अभी तक कोई भी बड़ी मीटिंग नहीं हुई है यहां पर, ठीक है। कोई भी बड़ी मीटिंग नहीं हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़ी मीटिंग नहीं हुई तो क्लाइमेट चेंज पर कोई बात नहीं हुई। यहां पर ब्रिक्स कंट्रीज ने अपना बहुत बड़ा रोल निभाया। ब्रिक्स कंट्री जैसे ब्राजील, ब्राजील जो देश है, इजिप्ट है और यूएई, ठीक है, इजिप्ट एंड यूएई, इन तीन कंट्रीज ने क्या किया, इन तीन कंट्रीज ने क्लाइमेट चेंज पर बात करी इन पोस्ट कोविड 19 एरा। कोविड 19 के बाद इन कंट्रीज ने देशों ने, ब्राजील, इजिप्ट और यूएई ने क्या किया, अपने अपने लेवल पर जो है और क्लाइमेट चेंज की बात करी, ताकि ये जो हमने वचन लिए थे पेरिस एग्रीमेंट में, ये वचन व्यर्थ ना जाएं, ठीक है। जो भी हमने बड़े बड़े वादे किए थे, जो हमने गोल सेट किए थे, ये गोल्स बेकार ना चले जाएं। क्योंकि क्या होता है, एज एन एस्पिरेंट आप समझ सकते होंगे, अगर आप अपनी पढ़ाई में गैप कर लें 1 महीने का या 2 महीने का, अगर आप 1-2 महीने का गैप ही छोड़िए, अगर आप कुछ वीक्स का गैप कर लें, ठीक है, 1 हफ्ते आपने पढ़ाई नहीं करी, तो आपका मोमेंटम टूट जाता है। फिर आप सुबह उठने में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, सुबह उठने में दिक्कत होती है, बुक्स खोलने में दिक्कत होती है, हर चीज दोबारा से सेट करने में दिक्कत होती है ना। वही चीज इन कंट्रीज ने सोचा, हमने यहाँ पर वादे किए, गोल सेट किए कि हम क्लाइमेट के लिए ये करेंगे, हम एसडीजीज गोल लेकर आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सारी चीजें कहीं फेड अवे ना हो जाए, बाहर ना चली जाए, क्योंकि कोई मीटिंग नहीं हो रही है। तो इन्होंने क्लाइमेट चेंज के से रिलेटेड मीटिंग्स करी, ब्राजील, इजिप्ट और यूएई ने, जो कि क्या है, अल्टीमेटली ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, ठीक है। यहां पर इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, ताकि क्लाइमेट चेंज जो है वो कहीं एक ऐसा ना हो कि वो कहीं खो जाए। क्लाइमेट चेंज पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद जैसे यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, इसका कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, अब क्या हो रहा है, सीबीएम, जो विकसित देश हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इस तरह के मैकेनिज्म ले रहे हैं। वो बोल रहे हैं आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो भाई, हम अपनी इकोनॉमी बचाएंगे, हम अपने देश में सुरक्षा मेंटेन करेंगे, हमारे पास क्लाइमेट चेंज का कोई भी असर ना पड़े। तो यहां पर क्या हो रहा है, देश अपने अपने में लगे हुए हैं, दे आर फोकसिंग ऑन देयर सेल्फ, वो पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दुनिया की बात भाई किसी ना किसी को तो करनी पड़ेगी। अब जब ईयू जैसा जो संगठन है वो अपना सीबीएम लेकर आ रहा है और वो कह रहा है कि भाई आप अपना देखो, हम अपना देखेंगे, ठीक है, इस तरह की जब सिचुएशन दुनिया में बन रही है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज पर जो है बात कर सकते हैं ब्रिक्स 2026 जो हो रहा है उसमें, ठीक है। इसके अलावा जब जुलाई 2025 में, जुलाई 2025 में जब ब्रिक्स की समिट हुई थी, ठीक है, ब्रिक्स समिट,
यहाँ पर ब्रिक्स की समिट हुई थी, यहाँ पर लीडर्स फ्रेमवर्क लीडर्स फ्रेमवर्क बनाया गया था। ठीक है, एक तरह का ढांचा बनाया गया था, फ्रेमवर्क बनाया था, किस चीज के लिए? डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। कि क्लाइमेट को बचाने के लिए जो फाइनेंसिंग, जो पैसा लग रहा है, उसको लेकर हम बात करेंगे। ठीक है, यहां पर ब्रिक्स समिट में बात हुई थी 2025 में। अब इसी टॉपिक को इंडिया आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, यहां पर अभी ब्रिक्स के पास जो बैंक है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब यहां पर इनका कहना है, जो एडिटोरियल जिन्होंने लिखा है उन्होंने कहा है कि सिर्फ वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक तक हमें अपने आप को सीमित नहीं रखना है, हमें बात करनी होगी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ्स। इनके साथ हमें अपना गठजोड़ बिठाना होगा और देखना होगा कि जो हमारी क्लाइमेट फाइनेंसिंग है वो ना रुके, ताकि जो क्लाइमेट से लड़ने की प्रक्रिया है उसमें कोई भी बाधा ना आए, विशेष रूप से पैसा, फाइनेंस जो है वो किसी भी रूप से बाधा ना बने। ठीक है, यहां पर इस चीज की बात करी गई है। प्लस यहां पर इन्होंने वे फॉरवर्ड दिया है कि COP32 जो होने वाली है, COP32 एक ब्रिक्स के देश में होने वाली है 2027 में, 2027 में। ठीक है, कहां होगी ये? इथियोपिया में होगी। अब इथियोपिया क्या है आप यहां से देखेंगे, इथियोपिया इज अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स नेशन। ठीक है, ब्रिक्स का मेंबर है यहां पर। अब इंडिया जब ये चीज सेट करेगा कि यहां पर हम क्या करें, क्लाइमेट पर बात करें, तो यहां पर इथियोपिया आने वाले COP32 में इस मुद्दे को उठा सकता है, इसलिए क्लाइमेट चेंज पर बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था पूरा आर्टिकल, इसका विश्लेषण, किस तरह से हमने इस चीज को समझा, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया जो है ब्रिक्स 2026 की प्रेसिडेंसी अगवानी करने वाला है। इट इज गोइंग टू हेड ब्रिक्स समिट 2026। अब यहां पर इनका कहना है कि ब्रिक्स में हमें क्या करना होगा। 2023 में हमने जब G20 की प्रेसिडेंसी करी थी, उसके वहां से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं करना, अब हमें काम करना है आइडियाज पे। ठीक है, और उसमें सबसे बड़ा आइडिया कौन सा हो सकता है? ग्रीन और रेजिलियंट एजेंडा, मतलब क्लाइमेट चेंज पे हम बात कर सकते हैं। ठीक है, ब्रिक्स के नेशन हमने देखे, ब्रिक्स के नेशन है और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज हैं, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ग्लोबल ट्रेड में बहुत ज्यादा हम इन्वॉल्व हैं। यूएसए की पॉलिसीज जो चल रही हैं, एंटी अमेरिका देख रहा है ब्रिक्स को, और यहाँ से क्लाइमेट चेंज की जो पॉलिसी ट्रीटीज थी उनसे यूएसए बाहर निकल गया। तो अब इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे बात करें, ग्लोबल साउथ की वॉइस बने। ठीक है, ब्रिक्स मेंबर इस क्लाइमेट चेंज की परेशानी से जूझ रहे हैं। ठीक है, जैसे हिमालय और अमेजोन की हमने बात करी, तो किन किन 4 मुद्दों पर यहां बात होनी चाहिए वो भी हमने देखा। प्लस यहां पर ब्रिक्स की क्या भूमिका रही पिछले गत वर्षों में ब्रिक्स क्लाइमेट चेंज को लेकर। ठीक है, किस तरह से जो विकसित देश हैं वो अपने आप को अलग करे हुए हैं और ग्लोबल साउथ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहां पर जो भी पिछले समिट हुई उसकी जो हमने वहां पर जो आउटकम था, उस आउटकम को अब लिंक करना होगा, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के चीफ्स को हमें इन्वॉल्व करना होगा, और COP32 पे ये मुद्दा हमें उठाना होगा, यहां पर ये बात करी गई है। ठीक है, सो दिस वाज दिस एडिटोरियल एनालिसिस फॉर टुडे। नाउ मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। क्वेश्चनर, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, क्वेश्चनर जो है, सेंसस होने वाला है, जनगणना होने वाली है। उस जनगणना में आपसे कुछ प्रश्न किए जाएंगे, आपके घर घर आकर जो जनगणना के अधिकारी हैं, जो फील्ड वर्कर्स होंगे, वो आपसे आकर कुछ प्रश्न करेंगे। जनगणना होगी, पहली का सेंसस भी होने जा रहा है, पहला डिजिटल सेंसस भी ये होने जा रहा है, डिजिटल रूप से यहाँ पर सेंसस होगा। ठीक है, तो उसके पहले चरण के लिए प्रश्नावली, जो प्रश्नों की जो प्रश्नोत्तरी है वो रेडी हो गई, क्वेश्चनर रेडी हो गया है। ठीक है, यहाँ पर जो ये होने जा रहा है पहला फेज, ये अप्रैल 1 से शुरू होगा और सितंबर 30 तक चलेगा। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक ये जो है पहला चरण, सेंसस का, जनगणना का पहला चरण यहां पर चलेगा। और इसमें
33 क्वेश्चन बनाए गए हैं जो पूछे जाएंगे, 33 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, इनको समझ लेते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार जनरल, भाई रजिस्ट्रार कौन होते हैं प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड सेंसस कमिश्नर, ये एक ही बॉडी है, ठीक है। सेंसस कमिश्नर जो जनगणना के अधिकारी हैं वो, ठीक है, इंडिया के, ऑफ इंडिया, भारत के, ठीक है। RG&CCI, ठीक है, RG&CCI जो हमारे सेंसस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैं। इनका नाम देख लेते हैं, पीसीएस परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है जी के, ठीक है। पीसीएस में या वनडे एग्जाम जो होते हैं उनमें पूछा जा सकता है, मृत्युंजय कुमार नारायण, मृत्युंजय कुमार नारायण जी हैं। ये एडिशनल रैंक के एक आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, जिन्होंने ये इस बार की सेंसस हेड करने वाले हैं। ये इस बार की जो जनगणना होने वाली है उसमें जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है उसकी जो रोल, जिस पद पर जो हैं वो हैं मृत्युंजय कुमार नारायण जी। ये यहाँ पर सेंसस की निगरानी करने वाले हैं, हेड करने वाले हैं सेंसस को। अब ये जो बॉडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यहाँ से आप मिनिस्ट्री याद रख सकते हैं कि ये जो बॉडी है, वहां से 3 स्टेटमेंट वो जब एग्जाम में आएंगे कि रिलेटेड विद द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, यहाँ पर आ सकता है दिस बॉडी इज हेल्ड अंडर द होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन, पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है मिनिस्ट्री से, ठीक है, गलत मत कर देना मिनिस्ट्री को। इसके बाद ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, याद रखिएगा। 1961 में ये स्थापित करी गई थी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1961। 1961 ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यूनिक इवेंट हो रहा है, ठीक है। जो चीज़ें होती रहती हैं उन चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता ईयर, लेकिन ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनगणना 21 में होनी थी, 2021 में, लेकिन अभी तक नहीं हुई, 2027 में जाकर कंप्लीट होगी, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी है ये जो रजिस्ट्रार का ऑफिस है, प्लस ये एक एक्ट है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, जन्म और मृत्यु का जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं हम लोग, उसका जो एक्ट है उसकी देखरेख भी इन्हीं के अंडर होती है, ठीक है। ये जो रजिस्ट्रार जनरल हैं, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये जो हैं प्रेजेंटली कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण जी हैं, RG&CCI इंडिया के। ये बॉडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंडर आती है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1961 में जिसका गठन हुआ था, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1961, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके साथ ही इनका एक और रोल है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, जो जन्म और मृत्यु से रिलेटेड जो भी रजिस्ट्रेशन होते हैं वो भी इन्हीं के अंडर किए जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस न्यूज से रिलेटेड, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, जब ये सेंसस शुरू होगा तब बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे और वहाँ से हमारे लिए ये चीज़ जो न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वही चीज़ बताई है यहाँ पे कि क्यों 2021 का सेंसस नहीं हो पाया, कोविड आ गया, कोरोना की वजह से ये सेंसस डिले हो गया, और यहाँ पर अब सेंसस जो है 2027 में होगा, ठीक है। पहला चरण जिसका अब अप्रैल में शुरू होगा, ठीक है, और 30 सितंबर तक चलेगा, 2027 में ये होने वाला है फर्स्ट फेज, ठीक है। इसके बाद यही सारी चीजें बताई हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, 33 क्वेश्चंस, 33 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, क्वेश्चन आर जब रिलीज होगा प्रॉपरली यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चंस बेसिकली आपको याद नहीं करने हैं, यू नीड नॉट टू रट्टाफाई दोस क्वेश्चंस, याद नहीं करने हैं, बस आपको ये याद रखना है 33 क्वेश्चंस, दैट्स ऑल, ठीक है। यहाँ से ये न्यूज़ कंप्लीट हो जाती है। नाउ मूविंग अहेड,
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स, प्रिलिम्स से के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? थेयम, थेयम द डांस वेयर गॉड्स वॉक अमंग द पीपल, वो नृत्य जिसमें भगवान लोगों के बीच आते हैं, ठीक है, चलते हैं वहां पर। तो ये जो है आपका नॉर्थ केरला का एक सेक्रेड रिचुअल फॉर्म है जो इनइक्वालिटी को डिवाइन इक्वालिटी में, ठीक है, यहाँ पर जात पात के जो भेद हैं उनको भुलाकर लोग समानता की बात करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड ये पिक्चर आप एक बार देख लीजिए, अपने मन में बसा लीजिए ये पिक्चर, और यहाँ से फिर क्वेश्चन जो है वो फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई देख लेते हैं ये थेयम क्या है, व्हाट इज दिस थेयम? थेयम, ठीक है, क्या है थेयम? एंशियंट रिचुअलिस्टिक आर्ट है, एंशियंट रिचुअलिस्टिक आर्ट एक कला है, ठीक है, एक कला है जो कि एंशियंट है और जिसको हम एज अ रिचुअल फॉलो करते हैं, ठीक है। यहां पर थिएटर, माइम और वर्शिप, तीन चीजों का मिक्सचर है। थिएटर है, माइम एंड वर्शिप, ये तीन चीजें जो हैं यहां पर इस जो डांस फॉर्म है उसमें करी जाती हैं, ठीक है। ये बेसिकली नॉर्थ केरला रीजन याद रखेंगे, नॉर्थ केरला एंड सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला और कर्नाटक में ये डांस जो है परफॉर्म किया जाता है। जनरली इसे मेन करते हैं, कौन करते हैं? पुरुष करते हैं, कुछ स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप के। कुछ स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप के जो पुरुष हैं, वही मेल मेंबर्स जो हैं, मैन हैं, वो इस डांस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। थेयम यहां से इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, थेयम, THEYYAM, थेयम क्या है? एंशियंट रिचुअलिस्टिक आर्ट है जिसमें तीन चीजें होती हैं, वर्शिप होती है, पूजा होती है, माइम मिमिक्री होती है, और थिएटर एक तरह का, जो थिएटर आपने देखे होंगे, ठीक है, जहां एक्टिंग करी जाती है, वो चीज होती है। कहाँ होता है ये थेयम? नॉर्थ केरला, ठीक है, नॉर्थ केरला में इसका प्रचलन है, और कुछ कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी ये किया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही कौन परफॉर्म करता है? मैन परफॉर्म करते हैं यहाँ पर इसे, स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप के। दिस यू कैन नॉट रिमेंबर, तभी कम चल जाए, याद रखिएगा, मैन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, पुरुष वर्ग इसे परफॉर्म करता है इस डांस को, ठीक है, नॉट द फीमेल, मैन परफॉर्म दिस डांस फॉर्म, ठीक है। यहां से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये थेम से रिलेटेड तीन क्वेश्चन बन सकते हैं, या पेयर वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। थेम इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश, इस तरह से आ सकता है, विच विल बी अल्टीमेटली इनकरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से ये जो इमेज है, ये इमेज थी आज के न्यूज़पेपर में, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इस तरह से आप देख रहे होंगे कितना होलिस्टिकली वाइब्रेंट रेड कलर से यहाँ पर ये जो गॉड का प्रेजेंस किया जा रहा है, ये एक मेल मेंबर, पुरुष जो है, इस तरह का डांस फॉर्म परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कहाँ पर करते हैं? नॉर्थ केरला और कर्नाटक के कुछ रीजन्स में। नाउ मूविंग अहेड, एक और आर्टिकल आया है, ग्लोबल मीट हुई है इंडिया में, ठीक है। यहां से आप देख पा रहे होंगे, IICDEM, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, कि भाई किस तरह से चुनाव करवाते हैं, उसका मैनेजमेंट और गणतंत्र, ठीक है, उसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई है। कॉन्फ्रेंस किस चीज की हुई है? डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस हुई है। कहां पर हुई है? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली, जनवरी में हुई है। यहां पर एक चीज लॉन्च करी है, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है, उन्होंने, ज्ञानेश कुमार जी, उन्होंने एक चीज यहां पर रिलीज करी है। सबसे पहले तो यही चीज याद रखिए, चीफ इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये जिस आर्टिकल से डील करते हैं, ठीक है, भारतीय संविधान में 324, ये आर्टिकल आपको याद रखना है, दिस आर्टिकल यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका टेन्योर कितना होता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं, यहां इंपॉर्टेंट एक टर्म है, ECI नेट, ECI नेट, ये टर्म इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, स्टार मार्क। क्या है भाई ईसीआई नेट? बेसिकली अभी तक आपने जो भी अपने वोट से रिलेटेड जो भी जानकारी लेनी होगी, या आपने कुछ एप्स डाउनलोड किए होंगे, वोटर हेल्पलाइन, ठीक है, सक्षम, या ऑफिशियल वेबसाइट पे गए होंगे, वोटर हेल्पलाइन की वेबसाइट पर गए होंगे, तरह तरह के ई विजिल, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अब उन एप्लीकेशंस और वेबसाइट को हटाकर एक वन स्टॉप सॉल्यूशन लाया गया है, ईसीआई नेट। ठीक है, क्या है ये भाई? वन स्टॉप सॉल्यूशन है। जितनी भी वोटिंग से रिलेटेड जानकारी है, समस्या है, रजिस्ट्रेशन है, वो सब इसी एप्लीकेशन के द्वारा होगा। ये एक ऐप है, ठीक है, ये एक ऐप है, एप्लीकेशन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहां पर इसे लॉन्च किया है। क्या है? यूनिफाइड, इकट्ठा कर दिया जितनी भी वेबसाइट और एप्स थे उन सबको हटाकर ये एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। ये क्या क्या काम करेगा? एनहेंसिंग वोटर सर्विसेज, मतदाता की जो सेवाएं होती हैं, मतदान की जो सेवाएं होती हैं, वोटर सर्विसेज होती हैं, वो सारी सर्विसेज ये डील करेगा, जो आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्शन रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहां से ले सकते हैं, ठीक है। इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप यहां से गैदर कर सकते हैं। जो भी जानकारी है चुनाव से रिलेटेड वो आपको इस हेल्पलाइन पर, इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही यहां पर वोटर हेल्पलाइन, सी विजिल, वोटर हेल्पलाइन, सी विजिल, सक्षम, इस तरह के जो भी एप्लीकेशंस और हमारे वेबसाइट्स थी, इन सबको यहां पे रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। इन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। और किससे रिप्लेस किया जाएगा? ईसीआई नेट, बहुत कॉमन सा नाम है, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेट, नेटवर्क, ठीक है। ईसीआई का जो नेटवर्क है वो यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है यहां पर, वो है इट इज कस्टमाइज्ड टू लोकल लैंग्वेज, कस्टमाइज्ड टू लोकल लैंग्वेजेस। जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं उनमें भी ये एप्लीकेशन जो है मिलेगा, अवेलेबल रहेगा। यहां से ये चीज, इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है, 2 स्टार मार्क कर लीजिए यहां से। लोकल लैंग्वेजेस में भी एप्लीकेशन जो है अवेलेबल रहेगी आपके पास, ताकि आप चुनाव से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अपनी भाषा में, आपकी मातृभाषा में, आप जो भी भाषा आप जानते हैं उसमें अवेलेबल करा सकते हैं। और ये ग्लोबल मीट जो हुई है उसमें ये कहा गया है, ये जो कस्टमाइज्ड लैंग्वेज में ये लॉन्च किया जाएगा ना, ये पूरी दुनिया के लिए एक अ, अ, सबक बनेगा, एक एग्जाम्पल बनेगा किस तरह से दूसरे देश भी इस चीज को यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल था ईसीआई नेट से रिलेटेड, यहाँ पर ये आर्टिकल इससे रिलेटेड, ठीक है। ईसीआई नेट वन स्टॉप सॉल्यूशन है, प्लीज आप इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। आगे चलें। नाउ मूविंग अहेड, मूविंग अहेड, एक पॉलिटिकल न्यूज है, लेकिन इस पॉलिटिकल न्यूज से हम स्टैटिक कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कर्नाटक के गवर्नर, उन्होंने अपनी स्पीच को कट शॉर्ट कर दिया लेजिस्लेचर में और वॉकआउट कर गए। देखिए, आपने जब पॉलिटी पढ़ी होगी, ठीक है, राज्य व्यवस्था जब पढ़ी होगी, पॉलिटी पढ़ी होगी इंडिया में, तब आपने गवर्नर की पावर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। गवर्नर के पास एक पावर होती है, गवर्नर की एक रोल होता है, बेसिकली एक रोल जो उन्हें, दायित्व जो निभाना होता है वो ये होता है कि जब सभा होती है, ठीक है, विधानसभा लगती है या विधान परिषद की जो सभा होती है, तो उसमें जो पहला एड्रेस होता है, लोगों, पूरी हाउस को जब एड्रेस करना होता है वो गवर्नर करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, कर्नाटक में जो स्पीच थी गवर्नर साहब की, वो स्पीच जो थी 43 पेजेस की स्पीच थी, ठीक है, 43 पेजेस की स्पीच थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 लाइन पढ़ी और वो सदन से बाहर चले गए। 2 लाइन पढ़कर सदन से बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का मिसमैच है जिसको हमें नहीं जानना है, ठीक है। उन्होंने कहा ये पॉलिटिकली हम किसी अलग पार्टी की बुराई कर रहे हैं, यहां से ये चीज हमें नहीं जाननी है, लेकिन हमें यहां से गवर्नर जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नर,
ये टॉपिक जो है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। ठीक है, गवर्नर बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नर जो होते हैं ये एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट की तरह से काम करते हैं गवर्नर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यहां पर आर्टिकल 153 से 153 से लेकर 167 तक, ठीक है, पार्ट 6 इंडियन भारतीय संविधान के पार्ट 6 आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक हमारे संविधान में गवर्नर की रोल्स, पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सब की बात करी गई है। ठीक है, अब हम यहां पर बात करें गवर्नर कौन बन सकता है, हु इज एलिजिबल फॉर गवर्नर। गवर्नर की एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें यहां पर, तो सबसे पहली चीज ये आर्टिकल 157, इस चीज को आप लिख लीजिए, आर्टिकल 157 एंड 158, इन आर्टिकल्स में गवर्नर की एलिजिबिलिटी लिखी हुई है। पहली एलिजिबिलिटी है द पर्सन शी और ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, हैज अटेन्ड द एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 साल की जो उम्र है वो इनकी हो चुकी होनी चाहिए, 35 साल उम्र हो जानी चाहिए। ये किसी भी सदन के मेंबर नहीं हो सकते, ना ये एमपी हो सकते हैं, ना लोकसभा के, ना राज्यसभा के, ना ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ना ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, नहीं हो सकते। ठीक है, ये चीज। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं होना चाहिए इनके, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी है जो आर्टिकल 153 और 158 में यहां पर दी गई हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा सेकंड स्केड्यूल है भारतीय संविधान का, सेकंड स्केड्यूल बात करता है इनके इमोल्यूमेंट्स से। ठीक है, इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, इमोल्यूमेंट, अलाउंसेस, कितनी उन्हें सैलरी मिलेगी, ठीक है, तनख्वाह मिलेगी, उनके क्या प्रिविलेजेस होंगे, ये सारी चीजें। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई भी नियुक्त हो जाता है गवर्नर, नियुक्ति के बाद उनकी जो भी अलाउंसेस और इमोल्यूमेंट्स या प्रिविलेजेस हैं उन्हें घटाया नहीं जा सकता, उन्हें कम नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड शेड्यूल का। ठीक है, अब आर्टिकल 153 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 153, ये आर्टिकल कहता है कि हर स्टेट के लिए गवर्नर होना चाहिए। देयर शैल बी वन गवर्नर फॉर ईच स्टेट, हर स्टेट के लिए गवर्नर होना चाहिए। लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है, 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। यहां पर बात करी गई थी कि एक व्यक्ति जो है एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है। ये व्यक्ति स्टेट 1 का भी गवर्नर है और स्टेट 2 का भी गवर्नर है। ठीक है, इस तरह की बात करी गई थी, अमेंडमेंट किया गया था 7वें संशोधन से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है ये। गवर्नर जो होते हैं ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे होते हैं। ठीक है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे इन्हें अपॉइंट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। रिजाइन करना होता है तो ये प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। ठीक है, ये जनरली इनका टर्म जो होता है वो 5 साल का होता है, टर्म इज 5 ईयर्स। लेकिन ये तब तक ऑफिस को नहीं खाली छोड़ सकते जब तक कोई दूसरा गवर्नर अपॉइंट ना हो जाए। ठीक है, भले ही 5 साल से ज्यादा समय लग जाए, लेकिन तब तक अपना ऑफिस नहीं खिला सकते जब तक कोई दूसरा व्यक्ति एज अ गवर्नर अपॉइंट ना हो जाए। ठीक है, ताकि इंटररेगनम ना हो, कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए यहां पर इस चीज को इंश्योर किया गया है। ठीक है, ये गवर्नर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। गवर्नर के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं, फाइनेंशियल पावर होती हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होती हैं। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर्स वो पावर होती हैं जो कि प्रेसिडेंट के पास कम होती हैं और गवर्नर के पास ज्यादा होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नर है, उसको गवर्नर के पास एक अथॉरिटी होती है टू रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। ठीक है, कि ये बिल जो है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए जाएगा। ये पावर, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, अपने बिहाफ पर ये फैसला ले सकते हैं। ठीक है, सीएम से कोई भी जानकारी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर।
डिस्क्रिशनरी पावर से रिलेटेड, ठीक है। अब क्या देखा गया है यहां पर, गवर्नर कभी कभी क्या करते हैं, एज अ पपेट रूलर होते हैं, ठीक है। पपेट रूलर होते हैं भाई, सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा वैसा ही काम करेंगे, अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। इसके लिए पपेट रूल, इस मिसयूज से बचने के लिए यहां पर कुछ कमीशन हुए थे, जैसे कि एआरसी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन हुआ, या इसके बाद सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन, और साथ में पुंछी कमीशन। इन कमीशंस ने बार बार ये चीज कही है कि जो गवर्नर हो वो किसी विशेष पार्टी से एसोसिएटेड ना हो, वो नॉन पार्टीशन हो, ठीक है, नॉन पार्टीशन एटीट्यूड हो। अब ये आप मुझे बताएंगे, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू, नॉन पार्टीशनशिप, ये आपके यूपीएससी के सिलेबस में लिखा हुआ है शब्द, कौन से जीएस पेपर के अंडर लिखा हुआ है और किस सब्जेक्ट के अंदर आता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लेट्स सी आप कितने तैयार हैं एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये थे गवर्नर से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पर आज के एडिटोरियल में हो, आप आशा है कि आप सभी को सारी चीजें समझ में आई हो, अच्छा लगा हो। वी विल मीट अगेन विद न्यू आर्टिकल्स, न्यू इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ हम दोबारा मुलाकात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज रिवाइज कीजिए, और यू कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग, एज वेल एज टू दोज जिनके अंदर जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है जानने की। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।